नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. Very very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Priyam, who is absolutely in front of all of you with a very beautiful topic कि studied everything knowing nothing. और अभी ऐसा मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों की स्थिति है कि उन्होंने पढ़ तो सब कुछ लिया है बट शायद याद कुछ भी नहीं है, या फिर यूं कह लो कि पता नहीं हो रहा है या फील नहीं आ रहा है कि सर हमने पढ़ा भी है. वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है कि सब कुछ पढ़ रखा है and we can directly go into the examination and face any type of question. तो अभी ऐसी मनस्थिति मैक्सिमम बच्चों की है और ये बात मुझे पता है. इनफैक्ट आप लोगों के चैट कमेंट्स, जैसा मैं बोलता हूँ कि हमेशा कमेंट किया करो बिकॉज, और इसी तुम्हारे इस कमेंट से मुझे पता चलता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो. तो आपके कमेंट्स, आपके चैट से ही मुझे पता चला कि बच्चों को अभी ये फील हो रहा है कि सर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में नंबर आएंगे नहीं आएंगे, सब कुछ पढ़ तो लिया, ऑलमोस्ट सिलेबस ऑन टाइम है या कंप्लीट होने वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है. तो क्या करना चाहिए? तो चलिए आज के सेशन को इसी पे रखते हैं और शुरू करते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है तो कैसे लाएं वो कॉन्फिडेंस और क्या करना चाहिए जिससे कि ये बात फील हो कि हाँ भाई हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, या फिर क्या कमियां हैं अभी आपके अंदर जिसको आपको ठीक करना है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो लाइक कर दें और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर दें, जरूरी है. ठीक है, हाँ जी. तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसने अपना 10वीं मैक्सिमम बर्बाद कर दिया, बर्बाद ऐसे कि आपने वेस्ट किया है, आप स्कूल गए हैं बट आपने पढ़ाई नहीं किया है, कुछ कंसिडरेबल पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ ज्यादा आपने सीखा नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस अभी हिला हुआ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो बेसिकली सबसे पहला तो ये सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि अभी अगर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी की है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया है पढ़ाई को, बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो क्या अभी ये पॉसिबल है कि अभी से अगर शुरू कर दें, आज से अगर जागरूक हो जाएं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशंस में 90% प्लस ला सकते हैं या 95 प्लस ला सकते हैं? ये पॉसिबल है? तो देखो, सबसे पहले अगर ऑनेस्ट आंसर मुझसे मांगोगे तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल मुमकिन है. इनफैक्ट ये सिर्फ फीलिंग पे नहीं बोल रहा हूँ, डेटा पे बोल रहा हूँ. ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैंने जानता हूँ पर्सनली ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने एकदम आखिरी आखिरी में जगह हैं, बस स्टार्टिंग तक जैसे तुम फ्लो में बह रहे थे वो भी फ्लो में बह रहे थे, वो भी स्कूल जा रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, जो पढ़ाया जा रहा था उनको भी नहीं पता था, पता नहीं क्या होगा, बट आखिरी आखिरी तक आते आते उनको एक दिशा मिली, उनको समझ में आया अच्छा ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करनी है, उन्होंने किया, दे गॉट द रिजल्ट्स. तो ये मुमकिन है, सबसे पहले बड़ी बात तो ये मुमकिन है. ठीक है, अब कैसे मुमकिन है ये देखते हैं. तो देखो भाई, सबसे पहले मैं कैटेगराइज करता हूं. देखो, दो टाइप का बच्चा होता है. पहला टाइप 1 बच्चा वो होता है जो ऑलमोस्ट ब्लैंक स्लेट माना जाएगा. इसको ब्लैंक स्लेट क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये वो बच्चा है जो स्कूल गया है, बिकॉज 10वीं में तो ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं है जो स्कूल ना जाए, बिकॉज स्कूल जाना मैंडेटरी है हर जगह. तो ये बच्चा स्कूल गया है, या शायद कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होंगे जिनका कुछ मेडिकल कंडीशन है तो नहीं भी गए होंगे, बट स्कूल जाने के बावजूद ये बच्चा कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है. टीचर ने जो जो पढ़ाया बस वो बैठा सुन लिया, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ना कुछ ज्यादा चीजें समझ में आई हैं. या कारण कुछ भी हो सकता है, कारण माइट बी नॉट अ गुड टीचर, कारण माइट बी नॉट अ गुड स्टूडेंट, कारण माइट बी की नॉट अ गुड सिचुएशन, भाई घर की स्थिति खराब है सर, पारिवारिक क्लेश बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है. बट इस बच्चे के दिमाग में कुछ भी ज्यादा रजिस्टर नहीं हुआ है, ये ज्यादा सीखा नहीं है और अभी इसको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर नहीं है, तो बेसिक्स बड़ा कमजोर है. ये है टाइप 1 बच्चा. टाइप 2 कौन सा वाला बच्चा होगा? तो टाइप 2 वो बच्चा है, ये भी स्कूल गया है, लेकिन इसके बेसिक्स में ज्यादा चीजें हिली हुई नहीं है. मतलब ये पढ़ाई किया है ईमानदारी से, टीचर ने जो समझाया है वो इसको समझ आया है, इसने थोड़े बहुत यूट्यूब के सेशंस देखे हैं, यूट्यूब के लेक्चर लगाया है, फिजिक्स क्लियर है, केमिस्ट्री क्लियर है, मैथ्स बायो सब कुछ जानता है. हो सकता है चीजें याद ना हो, अभी अभी बैठा के मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो 100% सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 0% नहीं रहेगा ये गारंटी है. तो ये है वो टाइप 2 का बच्चा जो थोड़ा बहुत डिसेंट पढ़ा है, मतलब इसको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है सर, मैं अभी स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में बैठता हूं तो 50-60% के आसपास तो आ ही जाते हैं. तो ये टाइप 2 वाला बच्चा है. अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आप सबसे कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो. आप टाइप 1 में आ रहे हो कि एकदम ब्लैंक स्लेट है सर, खाली किताब की तरह, कुछ भी रजिस्टर नहीं हुआ है एकदम, या रजिस्टर हुआ है तो एकदम नेग्लिजिबल हुआ है, या फिर आप ऐसे हो कि नहीं सर हमने पढ़ाई की है, हमने ठीक ठाक पढ़ाई की है, लेकिन हमें अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एग्जामिनेशन में जाएंगे तो 90% आ जाएगा,
ये कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमसे बनते ही नहीं है, जो हवा ही नहीं लगता है। तो आप टाइप 2 में हो। आप सबसे पहले खुद को कैटेगराइज करो, खुद को जानो कि आप किस कैटेगरी में अभी लाई कर रहे हो, तभी तो आप वहां से आप अपना डेवलपमेंट कर पाओगे ना। तो टाइप 1 या टाइप 2 सोच लो, सोच के मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, मतलब चैट बॉक्स में। क्लियर? चलिए जी, अब मुद्दा ये है कि जो टाइप 1 है और टाइप 2 है, दोनों के लिए सोल्यूशन है, दोनों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग सोल्यूशन होगा, लेकिन मैं बता दूं दोनों के लिए सोल्यूशन मुमकिन है। ऐसा ना सोचे टाइप 1 वाला बच्चा कि सर हम तो ब्लैंक स्लेट हैं, अब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब कुछ हो पाएगा क्या? तो हाँ, हो पाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला तो जो टाइप 1 बच्चा है, ठीक है, इस टाइप 1 वाले बच्चे को देखो, तुम्हारा अभी स्थिति क्या है कि तुम ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़े हो, एकदम फ्रेश माल हो, ठीक है। तो एक बात है, मैं जो कह रहा हूं कि पॉसिबल है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये कठिन होगा। बिल्कुल ऐसा मत मानना कि बहुत आसान से मैं हवा कुछ एकदम केक वॉक बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेटा जाके पढ़ दो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुमको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन हाँ कठिन होगा, ये बात पक्की है, ठीक है। तो ये टाइप 1 वाले बच्चे इस बात का ध्यान रख लें। टाइप 2 वाले बच्चों का क्या टारगेट होगा? तो देखो टाइप 1 वाले को क्या है, दो टारगेट है। पहला कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना है, तो मतलब हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना है, और हार्डवर्क के साथ साथ इनको कॉन्फिडेंस भी गेन करना है, तो इनको कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। लेकिन टाइप 2 वाला जो बच्चा है ना, इसने हार्डवर्क मोटा मोटी कर लिया है, स्टार्टिंग से बेचारा पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो इसको आता ही है, इसने यूट्यूब वीडियो देखा है, टीचर के क्लास में ध्यान दिया है, टीचर से डाउट पूछा है, सब कुछ किया है इसने। लेकिन अभी इसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है कॉन्फिडेंस। इसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एग्जाम में जाएगा तो अभी 90% मार्क के आएगा। तो इस बच्चे को एक ही चीज पे अभी काम करना है, कॉन्फिडेंस, कि सर वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। ऑब्वियसली इसको भी हार्डवर्क करनी है, नहीं तो अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो अभी सेम लेवल पे रह जाएगा, बट अगर हार्डवर्क किया तो और अच्छे लेवल पे भी जाएगा। तो ये है टाइप 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब टाइप 1 वाले बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से देखना और सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो पहला तो टाइप 1 वाला बच्चा, चूंकि आप अभी कुछ नहीं किए हो, आप एकदम ब्लैंक स्लेट हो, तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है और एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करना है। देखो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को बोलता हूं, चाहे कोई टीचर, कोई कोचिंग, कोई इंसान कुछ भी बोले कि यार एनसीईआरटी से नहीं होगा, आर एस अग्रवाल लगाओ, आर डी शर्मा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फलाना ढिमकाना, सब बात को साइड करो, आंख बंद करो और अपने दिमाग में ये वाला बुक छाप लो कि बेटा एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, एक एक एक्सरसाइज आपसे बनना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे पूछ दूं और तुम बोलो है ये भी सवाल है। मैं नहीं कहता कि तुम हर एक सवाल एकदम एक सवाल को 5 बार सॉल्व करो या फिर एक ही टाइप के 5 सवाल सॉल्व करो, नहीं कहता ऐसा। लेकिन कोई भी सवाल अगर मैं कहीं से भी रैंडमली उठा के पूछ दूं तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर एक एक सवाल एनसीईआरटी का मैं बना तो जरूर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें और आप उसका हर एक एक्सरसाइज लगा दें। सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, जितने में आपका प्रैक्टिस हो जाए, जितने में आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए, उतने क्वेश्चंस हैं। तो एकदम परफेक्ट चीज बनाई गई है 10वीं के एनसीईआरटी की किताब में। और ये मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सारी चीजों के लिए। इंग्लिश का नहीं पता, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल साइंस इतनों का तो पता है। एकदम परफेक्ट है ये बुक, आप इसको बस घोट के पी जाओ। समझ में आई? टाइप 1 वाले बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो टाइप 2 वाले बच्चे क्या करें। तो देखो टाइप 2 वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे पढ़े तो हैं, बेसिक्स तो पता है, बट इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको भी एनसीईआरटी उठानी है, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक सवाल नहीं करना है, क्योंकि आपको बेसिक आता है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो एनसीईआरटी का तुमने कोई भी चैप्टर उठा लिया, से फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स उठा लिया। अब तुमने पॉलिनोमियल्स उठाया है, सेकंड चैप्टर है, तो 2.1 एक्सरसाइज लो, 2.2 एक्सरसाइज लो, ऐसे ही जितने एक्सरसाइज हैं सब में रैंडमली 3 या 5 सवाल चुन लो अपने मन से, या पेन ड्रॉप करके, जैसे मन करे, रैंडमली 3 या 5 सवाल। और आपको 3 और 5 सवाल, 3 या 5 आपने जितने चुने हैं, आप उन सवालों को बनाइए। अगर सारे के सारे सवाल बन जाते हैं, दैट्स ग्रेट, बल्ले बल्ले, फिर आप आ जाओ एक्सरसाइज 2.2। अगर यहां पे 3 या 5 आपने जितने चुने हैं, उसमें से आपका 1-2 सवाल फंस जाता है या नहीं बनते हैं, तो आप वापस इसी एक्सरसाइज में और 3 या 5 सवाल चुन लीजिए, क्योंकि ये 3 या 5 जो आप रैंडमली चुन रहे हैं वो बनना चाहिए। देखो एक्चुअली मैं ये एक्सरसाइज तुमसे क्यों करवा रहा हूं, टाइप 1 वाले बच्चों को मैंने बोला सब कुछ करो, क्योंकि इनका तो भैया पूरा ब्लैंक स्लेट है। तुमको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम पढ़े हुए हो,
बट कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो एक्चुअली में दोनों का पर्पस सेम है। टाइप 1 वाले बच्चे का भी पर्पस यही है कि एनसीईआरटी का कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ दूं बनना चाहिए, और तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि एनसीईआरटी का कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ दूं बनना चाहिए। इसीलिए रैंडमली 3 या 5 सवाल उठवा रहा हूं कि इसमें से तुम कोई भी उठाओ और वो बनना चाहिए। अगर बन रहा है मतलब वो एक्सरसाइज डन है, अगर नहीं बन रहा है मतलब उस एक्सरसाइज में दिक्कत है, आप उसको सॉल्व कीजिए। समझ रहे हो, ये है इसके पीछे का माइंडसेट। तो आपको, और देखो ये करने में तुमको टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर तुम 3 या 5 सवाल बना रहे हो तो तुमको पूरा एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी हो सकता है तुम्हारा एक ही दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इन बच्चों को 2 से 3 दिन लगेगा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो ये हो गया टाइप 2 वाले बच्चों का पहला स्टेप। अब इसके आगे बढ़ते अगर ये जो टाइप 2 वाले बच्चे हैं, मान लो पहला वाला कर लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे पहला वाला स्टेप स्मूथली पार कर जाएंगे, एनसीईआरटी उनका हो जाएगा। तो इसमें आपको जो भी टाइम लगे, से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको 15-20 दिन लग रहा है, तो जो भी 15-20 दिन लग रहा है, 15-20 दिन करने के बाद अब आपने क्या करना है। अगर आपका पहला वाला स्टेप स्मूथली पास हो गया है तो अब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओ। जानते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? अगर ये नहीं किया है तो आपको यही सेम काम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ करना है। चैप्टर उठाओ, उसका एक्सरसाइज लो, रैंडमली 3 या 5 सवाल कोई भी उठा लो, और वो सवाल आपके बनने चाहिए। अगर बन रहा है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वैसे ही करते करते चैप्टर 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 पास करो। नहीं बन रहा है मतलब आपको गड़बड़ है, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल क्लियर नहीं है। अब यहां पे कोई बच्चा ऐसा है जो एग्जाम्पलर कर चुका है, या फिर उसको स्कूल में बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है आरडी शर्मा पे, तो वो एग्जाम्पलर छोड़ के आरडी शर्मा पे आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरडी शर्मा एक ऐसी किताब है जो बहुत बड़ा गहरा कुआं है, खत्म नहीं होता है। तो आरडी शर्मा पे बहुत ज्यादा ध्यान से आगे बढ़िएगा। ये 3 या 5 सवाल वाला हर हाल में स्ट्रांगली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आरडी शर्मा में अगर बैठ जाओगे बनाने तो पूरा 1 साल कम पड़ जाएगा इस बुक को कंप्लीट करने में। समझ रहे हो? तो इसीलिए आरडी शर्मा में जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं, बट बहुत सारे स्कूल फोर्सिबली बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं आरडी शर्मा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। नहीं तो मेरे सजेशन में तो एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, दे आर द बेस्ट बुक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा स्टेप 1 में फंसा या फिर स्टेप 2 में, इसमें फंसा, कहीं पे भी अगर तुम फंस गए तो क्या करना है। तो देखो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जब अगर आप स्टक हो गए हो तो आपने करना क्या है कि आप उस प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स को देखो अगर मिलता है तो, या सोल्यूशन को देखो अगर मिलता है तो, और सोल्यूशन एग्जाम्पल देखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि आपको सोल्यूशन या प्रॉब्लम मिला, सोल्यूशन या एग्जाम्पल मिला ही नहीं, या फिर मिला और आप समझे नहीं, 2 स्थिति हो सकती है। तो दोनों ही स्थिति में जरूरी क्या है कि आप उसके लिए एक यूट्यूब पे जाओ जो टाइटल का नाम है, मतलब टाइटल का नाम एज इन, जैसे मान लेते हैं तुमने पॉलिनोमियल्स तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लियर नहीं है, से फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, आप पॉलिनोमियल्स नहीं लिखोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे और यूट्यूब पे जाओगे वहां लिखोगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स और लॉन्ग डिवीजन मेथड, पॉलिनोमियल्स लॉन्ग डिवीजन, ऐसा लिखोगे, अपने आप सजेशन आ जाएगा। पॉलिनोमियल्स लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लिक करो, 3-4 वीडियोस आएंगे टॉप में। तो टॉप के जो 3-4 वीडियोस, कोई भी जो तुमको सही लगे, पसंद आए, तुमको लगे कि हाँ ये इससे समझ में आएगा, 1-2 वीडियो ऐसा वाला देख लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जैसे ही क्लियर हुआ वापस से फिर जाओ, फिर वही रिपीट वाला ये वाला काम करो, सवाल बनाओ एंड देन बल्ले बल्ले। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब ये वाला स्टेप जो मैं टाइप 2 वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, देखो टाइप 1 वालों को भी यही करना है। टाइप 1 वालों का बस पहला स्टेप अलग था, एनसीईआरटी क्लियर करने वाला, क्योंकि उनका वो वाला मतलब वो बेसिक है। अगर आपका वो क्लियर नहीं होता तो आप स्टेप 2 पे आ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही टाइप 1 वाले बच्चों का स्टेप 1 क्लियर हो जाए, मतलब एनसीईआरटी उनका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए, तो उनको भी यही करना है, उनको भी एग्जाम्पलर पे आना है, रैंडमली 3 या 5 सवाल उठाने हैं, 3 या 5 सवाल उठा के देखना है, सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाता है बल्ले बल्ले आगे बढ़ो, नहीं सॉल्व होता है तो जो पूरा तरीका बताया हूं कि यूट्यूब पे जाओ। और ये काम सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे नहीं, मान लो आप स्टेप 1 में एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, तो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो और इसी में कहीं फंस गए, मान लो तुम स्कूल नहीं गए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप वही सेम यूट्यूब वीडियो पे जाओगे, मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आता या कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता, वो लिखोगे, लिख के सर्च करो, वीडियो आएगा, देखो, दैट्स इट। समझ रहे हो? ये एक तरीका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो मूविंग फॉरवर्ड ये सारी चीज आपके करीबन 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1.5 मंथ।
ठीक है, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करो। अगर आप 2 महीने भी लेते हो तो बुरा नहीं है, लेकिन आपका डेडलाइन होना चाहिए कि 45 डेज में आपका मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी और उसके साथ साथ एग्जाम्पलर प्लस एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाए। ये टाइप 2 वाले बच्चों के लिए है। टाइप 1 वाले बच्चों को 1 महीना अकेला एनसीईआरटी में लग जाएगा। अगर 1 महीने में एनसीईआरटी हो जाती है तो भी अच्छी बात है, हो सकता है आपको 45 दिन लग जाए। तो अगर टाइप 1 वाला बच्चा है तो उसके लिए एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर हो सकता है 2 महीने लग जाए, ठीक है। बट 2 महीने में तो हर हाल में हर बच्चे का कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब जब आप ये क्लियर कर चुके हो तो अभी देखो, अभी कहां बैठे हैं, अक्टूबर में बैठे हैं। चलो अक्टूबर पूरा खत्म माने, तो अक्टूबर खत्म, नवंबर बचा, दिसंबर बचा। अगर आप नवंबर दिसंबर में ये पूरा कर लेते हो तो आप प्री बोर्ड्स के लिए या फिर जनवरी में जो भी एग्जामिनेशन स्कूल वाले लेते हैं उसके लिए पूरा तैयार हो जाओगे। तो पहला तो ये कॉन्फिडेंस जाग जाएगा कि भैया हम प्री बोर्ड्स के लिए या फिर स्कूल के हर टाइप के एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं। अब बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखो इसके बाद आपको ये है कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आपका सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला भी मैंने बता दिया। अब आप आते हो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर पे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो अब आपने करना क्या है, जनवरी और फरवरी ये पूरा 2 महीने बैठ के आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है मॉक पेपर। मॉक पेपर, और देखो मॉक पेपर में क्या तरीका होगा वो समझो। मॉक पेपर का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का, जो भी पेपर के ऊपर लिखा हुआ है उतने देर बैठो, एकदम एग्जामिनेशन माहौल, मतलब उस 2.5-3 घंटे में आप ना खाओगे, ना बैठोगे, ना सोओगे, ना उठोगे, कोई ब्रेक नहीं लोगे। वॉशरूम जाना है तो वो जा सकते हो, क्योंकि जैसा लू ब्रेक आपको मिलता है एग्जामिनेशन में वैसे ही आपको यहाँ पे भी रखना, दैट्स इट, और कोई ब्रेक नहीं। मॉक पेपर आपको 2.5 घंटे 2 घंटे जितने देर का मिला है उतने देर में कंप्लीट करना है। टाइम जैसे ही घड़ी पे हो जाए, जैसे टीचर कॉपी छीनती है वैसे ही जबरदस्ती आपको भी अपना कॉपी रोकना है, और फिर सेल्फ इवैल्यूएट करना है। हर मॉक पेपर में उसका सोल्यूशन दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन वाला मॉक पेपर लीजिएगा। मॉक पेपर कहां से मिलेगा, तो सबसे अच्छा जगह जो मॉक पेपर खरीद लेने का है वो है अमेजॉन पे ले लो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, तो अभी ऐसा नहीं है कि तुमको कल ही चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको घर के बाजू वाले दुकान से खरीदना होगा। अमेजॉन पे डिस्काउंट ठीक ठाक मिल जाता है, पूरे इंडिया से आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। अमेजॉन पे वो किताब खरीद लीजिए मॉक पेपर का, और लगाना है आपको, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मान लो मॉक पेपर लगा रहे हैं, अब 80 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर है, उन्होंने मॉक पेपर लगाया, और पहले मॉक पेपर में उन्होंने जब चेक किया तो उनको 35 आउट ऑफ 80 आया। अब बेचारा बच्चा हताश, या मान लो 25/80 आया, बच्चा हताश, उसको लगा यार हम तो 90% का सोच रहे थे, हमें तो लगा था 70 प्लस आएगा, 75 प्लस आएगा, ये तो 35 नंबर आ रहा है, ये कैसे। अब इस हताशा के बाद वो बेचारा बच्चा इतना डिमोरलाइज हो जाता है कि उसको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, फिर वो छोड़ देता है, पहले ही पेपर के बाद छोड़ देता है। ये गलत है। पहला ये समझो, तुमको अब अपनी स्टोरी बताता हूं। तो मुझे गणित में आए थे 100 में 96, 100 में 96। मेरे टाइम पे वो 80 मार्क्स वाला पेपर नहीं होता था, तो 100 में 96 आया था। लेकिन जब मैंने पहला पेपर दिया था मैथमेटिक्स का, तो पहले वाले पेपर में मेरे को 37 आया था, एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, 100 में 37 आया था, 37 आउट ऑफ 100। और लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड था, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था मैथमेटिक्स में, और मेरे को समझ ही नहीं आया मैं करूँ क्या। सोशल साइंस में, भाई सोशल साइंस 100 में 25 आए थे, पहला पेपर दिया था 100 में 25 आया, मेरे को लगा मैं तो फेल करूंगा, क्योंकि सोशल साइंस में मेरा कॉन्फिडेंस भी डूबा हुआ था। 25 नंबर आया, मेरे को लगा मैं पक्का फेल करूंगा। तो पहले पहले पेपर में सब में मेरे यही हालत आते। फिर उस वक्त यूट्यूब भी नहीं होता था कि ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आए, कोई टीचर आके समझाए कि बेटा ये ऐसी पहले पेपर में ऐसी स्थिति होती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त मैंने खुद ही से खुद को समझाया, मैंने बोला हर्ष बेटा देख, अगर तेरे को करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, मॉक पेपर तो बनाना ही है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और कोई उपाय भी नहीं है तो तू मॉक पेपर बनाते जा। और फिर उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने मॉक पेपर बनाना छोड़ा नहीं, चाहे जितने नंबर आए, बस मैंने ये इंश्योर किया, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उस वक्त मैंने एक ही बुक खरीदी थी, तो एक बुक में कुछ 10 मॉक पेपर थे, तो मैं सोचा अगर ऐसे ऐसे मैं देता जाऊंगा 10 मॉक पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करूंगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं 2-3 ब्रांड का, मतलब अरिहंत था, अरिहंत के शायद साथ उस वक्त दिशा पब्लिकेशन वगैरह भी चलता था, अभी भी चलता ही है शायद, तो दिशा का खरीदा और एक कोई और खरीद लिया था। तो मैंने 2-3 मॉक पेपर के बुक खरीदे, पैसे लगे, तो उसके बाद मेरे अंदर एक तो ये कॉन्फिडेंस आया कि 30
35 मतलब 30-35 मॉक पेपर मेरे पास आ गए थे। तो मैंने सोचा 30 मैथ्स के, 30 साइंस के, 30 सोशल के, तो 90-100 तो, और इंग्लिश के 30, हाँ इंग्लिश भी मेरे को लिखना था क्योंकि इंग्लिश में मेरा खराब था। तो मैंने सोचा 120 मॉक पेपर है, 60 दिन का पीरियड है, हर रोज 2 मॉक पेपर दूंगा तो 2 महीने में हो जाएगा। और 2 मॉक पेपर पता नहीं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो 2 देता था हर रोज। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यूज उठाए। पीवाईक्यूज मतलब सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमारे स्कूल में क्या होता था, अभी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारे स्कूल में होता था कि उसको लाइब्रेरी में उसकी सारे क्वेश्चन पेपर को कंपाइल करके स्टेपल करके फाइल बना देते थे, तो कोई भी बच्चा उसको लाइब्रेरी से इशू करा सकता था। तो मैंने वो इशू कराया था, और हर इस मॉक पेपर में जिसमें नंबर खराब आते थे, उसके बाद जाके ना मैं स्कूल का वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा सेट होता था ना, उसको निकाल के जहां जहां दिक्कत आई है, मतलब इसमें मेरे को 35 आया तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग का जो 45 नंबर है वो कहीं ना कहीं कटेगा ना, तो कहां कहां कटा वो सारे क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता था। तो इस पूरे टाइम पे मैं बताना क्या चाहता हूं कि आपका ये जो लास्ट का 2 महीना है, जनवरी और फरवरी, उसमें आपका सबसे बड़ा साथी मॉक पेपर। और अगर मॉक पेपर से बात नहीं बन रही है, 2-3 मॉक पेपर दिया तुमने, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि मेरे सजेशन में आपको पीवाईक्यू तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मॉक पेपर पे डटे रहिए। आप कम से कम 5 मॉक पेपर तक अपने स्कोर को देखिए, देखिए वो स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, और धीरे धीरे बढ़ेगा। एक और बात बता दूं, कई बार बच्चे इसमें, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम में बच्चे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अच्छा हर्ष सर ने बोला था बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए, इस बार 35 आया, अगले बार 40 आएगा, अगले बार 45 आएगा, उसके अगले बार 50, तो सर ऐसे 5 करते रहते मतलब 70 तक तो पहुंचना है। अब इसमें 2-3 लोचा है। पहला लोचा ये कि हर मॉक पेपर अलग अलग बनाया जाता है। एग्जामिनर जब बनाता है तो भाई वो हमेशा एक ही माइंडसेट में हो ऐसा जरूरी नहीं। अब कोई एक ऐसा मॉक पेपर है जो एग्जामिनर ने सेट किया, वो लेंदी सेट हो गया या टफ सेट हो गया, अब अचानक से बच्चा उसमें धड़ाम से गिरा, उसका पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ, और वो बेचारा 40-45 नंबर ला रहा था, सीधा नीचे हो गया 30 पे। तो ऐसा आपके साथ होगा, डरना नहीं उस वक्त। और दूसरा क्या चीज होगा, जब आप बहुत सारे मॉक पेपर लगाओगे ना, तो धीरे धीरे जब आपके नंबर आने लगेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट तो होगे, लेकिन फिर आप मार्किंग में जब आप अपना पेपर चेक कर रहे होगे तो उस वक्त आप स्ट्रिक्ट भी हो जाओगे थोड़ा, क्योंकि आपको भी पता है आप जितने स्ट्रिक्ट होगे वो आपके लिए भला है। तो आप ये बात देखोगे कि ये 80 में आपके नंबर शायद 60-65 से ऊपर जा ही नहीं रहे, या मैक्सिमम 70-69 टाइप गया है, उससे ऊपर कभी जा ही नहीं रहा है। तो कई बार बच्चे इससे भी डरते हैं कि यार सर हमारा तो 70 के ऊपर कभी आया नहीं, फिर हम 80 आउट ऑफ 80 का जो सपना देख रहे हैं कैसे होगा। तो देखो उस वक्त ये सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मॉक पेपर दे रहे हो, मॉक पेपर हमेशा टफ होता है कंपेयर टू द ओरिजिनल पेपर। तो ओरिजिनल पेपर कैसा आएगा वो आपको नहीं पता, आप बस मॉक पेपर देते जाओ, अपने टाइमिंग को सुधारते जाओ, ठीक है। जनवरी फरवरी आपको पूरा यही करना है, और ध्यान रखिएगा इससे टाइम मैनेजमेंट एक्सीलेंट हो जाता है, एक्सीलेंट बाबा, सच बता रहा हूं। मैथमेटिक्स में जो मैं मतलब आज तक, मतलब 10वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो 10वीं के पहले कभी भी मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, कभी नहीं। 9 साल पेपर दिए मैंने, 10 साल में एक भी पेपर, मैथमेटिक्स को छोड़ो कोई भी सब्जेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था। मॉक पेपर लगाया पूरे बोर्ड्स में, जो मैंने पूरा बोर्ड लिखा सिर्फ बोर्ड के टाइम पे मॉक पेपर लगाया था, उसके पहले मैंने जीवन में कभी नहीं लगाया था। सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे मॉक पेपर लगाया, और मॉक बोर्ड के टाइम का एक भी पेपर, नॉट इवन वन सिंगल पेपर ऐसा था जिसमें मेरे को टाइम कम पड़ा। हमेशा 3 घंटे के पहले, हमारा 3 घंटे का पेपर होता था, 3 घंटे के पहले मैं सारा पेपर कंप्लीट कर लेता था और रिवाइज भी कर लेता था। तो इतना ज्यादा फायदा हुआ था मेरे को मॉक पेपर लगाने से, टाइम मैनेजमेंट एक्सट्रीमली ब्रिलियंट हो जाता है और अलग लेवल पे पहुंच जाते हो आप। हर, और मैंने प्रैक्टिस कैसे किया था, 3 घंटे का पेपर होता था तो मैं 2.5 घंटे लेके चलता था, हर पेपर में मैं अपने आप को 2.5 घंटा देता था। तो मेरी आदत बन गई थी कि मैं 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करूं। और स्कूल में मतलब जब एग्जामिनेशन में, मेन एग्जाम में गया तो वहां पे भी 2.5 घंटे का टाइम लेके चला था, 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया, आधा घंटा बचा, 15-20 मिनट लगे रिवाइज करने में, 10 मिनट सो लिया। सच बता रहा हूं ऐसा हुआ था। तो ये काम आप भी करना, थोड़ा सा टाइम कम ही लेके चलना। 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट टाइप लेना, ये 2 घंटा ही ले लेना, और फिर सॉल्व करना, और टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो भाई, तो ये हो गया आपका स्टेप 2, और ये स्टेप 2 तक कर लिए दोनों, टाइप 1 टाइप 2 बच्चे, फिर बेटा तुम्हारा सेट है, एकदम सेट है, फिर तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का सेशन का हर एक बात समझ आया होगा, और ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, एक डिफरेंस में मतलब क्रिएट कर पाएगा।
तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताइए, इनफैक्ट बेझिझक होकर बताइए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तुम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि तुमको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तुमको कहां दिक्कत आ रही है, तुमको क्या परेशानी है। ये सारी चीजें तुम लिखोगे ना, बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं अगला वीडियो उस चीज पे बताऊंगा, बना दूंगा। हो सकता है तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो 50-100 और बच्चों का हो, वो सारे तुम्हारे वीडियो को लाइक, मतलब तुम्हारे कमेंट को लाइक करेंगे, तुम्हारा कमेंट टॉप रेटेड बन जाएगा, टॉप सपोर्टेड बन जाएगा, वो मेरे को सबसे पहले दिखेगा। तो आप जरूर कमेंट लिखिए अपने प्रॉब्लम्स के साथ, जो दूसरे बच्चों को लगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम तो हमारा भी है, वो बच्चे का उस कमेंट को लाइक कर दे, वो कमेंट टॉप रेटेड हो जाएगा, मैं सबसे पहले उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।